गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक हमने आपका ये जो पाठ है सिल्वर वेडिंग, इसके बारे में पढ़ा कि यशोधर बाबू किशन दा के विचारों को, आदर्शों को फॉलो करते हैं और यशोधर बाबू को लगता है कि उनमें और बच्चों में एक जनरेशन गैप है। यशोधर बाबू के अनुसार उनकी पत्नी बच्चों की तरफदारी करती है और उनकी बात नहीं सुनती। यशोधर बाबू अपने विचारों में खोए रहते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। अब देखिए आगे, सुनने लगे, मतलब वो आज रास्ते में आ रहे थे ऑफिस के बाद, रास्ते में वो सब्जी वगैरह लेने के बाद प्रवचन सुनने लगे, तो सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। प्रवचन चल रहे थे, वहाँ प्रवचन में जनार्दन शब्द आया तो उन्हें अपने जीजा जी की याद आ गई। किसे? यशोधर बाबू को। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है, चिट्ठी या कोई डाक आई होगी। यशोधर बाबू सोचने लगे जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना होगा, यानी यशोधर बाबू की बहन के पति। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। क्या प्रस्ताव पसंद नहीं आएगा? कि उन्हें अपने जीजा जी से मिलने अहमदाबाद जाना है। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने आखिर यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। बेटा, सिंपल हिंदी में अपने परिवार की सारी घटनाओं को ये उजागर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे समझते चलिए। जहाँ समझ में नहीं आए वो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सह भी ऐसा ठहरा, मतलब हमारी भी कुछ साख है तो हमारा भी कुछ रुआब है कि लोग हमें उधार देने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं। ये यशोधर बाबू की पत्नी उनके बारे में कह रही है कि आपने परिवार में देखा ही क्या है, आप जॉइंट फैमिली में आपने मतलब सामाजिक परंपरा, परिवार रीति रिवाजों को निभाया ही कितना है। जहाँ यशोधर जी को कुछ देखने और परंपरा के रंग में रंगते, मैट्रिक पास करते ही वे दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है? पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम तो किशन दा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। यानी यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि जो कुछ आपने किशन दा
सुना, आपने उसको ही जीवन मान लिया। आपका देखा वाला तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। वहां उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें क्या देख नहीं रखा, हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल हुई और सहगल के गाने। मतलब यशोधर बाबू की पत्नी टीका टिप्पणी कर रही है कि आप तो बिल्कुल पुराने ख्यालात और विचारों के हो चले हो। यशोधर बाबू स्वयं स्वीकार करते थे कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वे समझते थे कि उम्र के साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। पत्नी से वे कहते थे कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में ये बगैर बाका ब्लाउज व रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ऊंचे हील के सैंडल पहनना, ऐसे 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, वे मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीवन जीने के ढंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यानी यशोधर बाबू का अपनी फैमिली से कहना था कि यदि मैं आप लोगों के लिए किसी प्रकार का विरोध खड़ा नहीं करता तो तुम लोगों को भी मेरे किसी बातों में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार यशोधर बाबू को भी बुरा लगता था। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अपना पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम ध्यान करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इस परिवार में लीन होता। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें तथा साथ ही अपने से भी कहते हैं परहैप्स ऐसी चीजें रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। यशोधर बाबू कई बार सोचते हैं कि मैं गीता में प्रवचन में ध्यान लगाने बैठ गया। इन सब के लिए तो वो टाइम उचित है जब हम सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएं। तो ये ध्यान नहीं लगा पा रहे पूजा पाठ में। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा, रिटायर होकर, मतलब वो चाहते हैं रिटायर होकर मैं गांव जाऊं। फॉर फ्रॉम द मेडिन क्राउड, समझे? यानी इस पूरी भीड़ से कहीं दूर एकांत में। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके लहजे में कहा करते थे और कहकर उनकी तरह की झैपी सी लगभग नकली हंसी हंस देते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र यानी किशनदा यशोधर बाबू को अपना छोटा भाई, छोटा पुत्र आदि समझते थे। मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एडवाइस बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनका सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।
जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए, यानी सुबह किशनदा मॉर्निंग वॉक पर आते और यशोधर बाबू से मिलते हुए जाते। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा करते थे, मतलब कभी कभी चाय पी भी लिया करते थे। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर से विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देशी खड़ाऊ धारण किए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी लिए हुए, मतलब एक ऐसी इमेज, एक जो सुबह की प्रतिकृति थी किशनदा की, वो उनके दिमाग में अंकित थी, छपी हुई थी। किसके? यशोधर बाबू की। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। यशोधर बाबू के लिए किशनदा एक आदर्श रूप थे और किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद दा। भाई साहब को दा बोलते हैं, इसलिए उनके आगे दा लगाते थे। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, मतलब ये सारे काम जो सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े हुए हैं किशनदा किया करते थे और किशनदा के चले जाने के बाद ये सारे काम यशोधर बाबू करने लगे। जनेऊ पूनम के दिन कुमारियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पे होने वाला खर्च और इन आयोजनों पर होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। मतलब बच्चों का तर्क होता था कि बब्बा ये सब क्यों करवाते हैं, समाज में इन सब की कोई औचित्य नहीं रह गया। आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक 2 वीडियोस में आपका ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको देंगे इसकी समरी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।